Very good morning to all. Today we will start a new chapter, power sharing. So what is power sharing? Power sharing क्या होता है? आप क्या समझते हो पावर शेयरिंग से? तो बेटा पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है? जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है? इसका एक एग्जांपल के साथ हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है, ठीक है? सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें आप देखोगे कि सेंट्रल को उसकी खुद की पावर दी गई है, स्टेट को पावर दी गई है और लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। तो तीनों गवर्नमेंट को अपनी अपनी पावर दी गई है। अब यहाँ पर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? अगर यहाँ पे पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लिया जाता तो सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास जाती, ठीक है? और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं होती। तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर को मिसयूज़ कर सके, उस पावर का गलत यूटिलाइज़ कर रहा हो सकता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करे, लोकल गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करे। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो चैप्टर के शुरू में ही आपको दो कंट्रीज़ की केस स्टडी दी हुई है, जो कि है आपकी फर्स्ट कंट्री है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका, ठीक है? तो इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि दोनों कंट्रीज़ ने कैसे पावर को शेयर किया था, ठीक है? पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर कैसे अप्लाई हुआ था दोनों कंट्रीज़ में, कौन सी कंट्री ने पावर शेयरिंग को सही तरीके से यूज़ किया, कौन सी कंट्री ने पावर शेयरिंग को नेगेटिव तरीके से यूज़ किया, वो हम देखेंगे। जैसे कि बेल्जियम है, सब जानते हैं कि बेल्जियम जो है एक कंट्री है जो कि यूरोप के अंडर आती है, ठीक है? एक बहुत छोटी सी कंट्री है और जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की वो 1 करोड़ के आसपास है, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बेल्जियम कंट्री की, तो यहाँ पर डच बोलने वाले लोग 59% है और फ्रेंच बोलने वाले लोग 40% है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम की, जो कि ब्रसल्स है, तो ब्रसल्स में 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलने वाले। अब आप यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि ओवरऑल कंट्री में डच जो है मेजॉरिटी में है, वही डच माइनॉरिटी में है ब्रसल्स में, ठीक है? तो ये हुआ आपका बेल्जियम के बारे में एथनिक कंपोजिशन। अब हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका में कैसा एथनिक कंपोजिशन था। हम जानते हैं श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है? यहाँ पर सन्हाला बोलने वाले लोग जो है वो 74% है और तमिल बोलने वाले लोग 18% है। अब आपने एक बात यहाँ पर भी नोट की होगी कि यहाँ पर जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं सन्हाला और तमिल, उनमें ह्यूज डिफरेंस है। देखो 74% और 18%, ठीक है? अब जो तमिल बोलने वाले लोग हैं ना यहाँ पर 18%, उसमें भी दो टाइप के तमिल बोलने वाले लोग हैं। 13% तो श्रीलंकन तमिल्स है। ये वो तमिल्स है जिसके जिन लोगों के पूर्वज श्रीलंका से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है? और 5% जो है वो इंडियन तमिल्स है। अब ये इंडियन तमिल्स कौन थे? बेटा जब ब्रिटिशर्स श्रीलंका में आए थे तो उन्होंने जो है रबर प्लांटेशन का काम करना शुरू किया था। तो उस प्लांटेशन के लिए उन्हें वर्कर चाहिए थे, तो इन्होंने तमिलनाडु से वर्कर को लेकर आए थे, ठीक है? और फिर वही वर्कर जो है वो वहीं रहकर अपना काम करने लगे और वहीं बस गए, तो इसलिए इन्हें इंडियन तमिल्स बोला जाता था। बाकी बचे 7 to 8% पॉपुलेशन वो क्रिश्चियन थी और वो दोनों लैंग्वेज बोलती थी, सन्हाला भी बोलती थी और तमिल्स भी बोलते थे, ठीक है? और एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी सन्हाला बोलने वाले लोग थे 74%, वो उसमें से ज़्यादा लोग बुद्धिस्ट थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है? और तमिल्स में तमिल बोलने वाले लोग जो है वो दोनों मतलब उसमें दोनों धर्म थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, मतलब हिंदू तमिल्स भी थे और मुस्लिम तमिल्स भी थे। होप आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजॉरिटी के बारे में बात करेंगे।